संस्कारों की सीरीज में लास्ट टाइम हम समझ रहे थे विवाह संस्कार। तो आज हम विवाह संस्कार के कुछ जो स्पेसिफिक रिचुअल्स है उन पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब तो एक रिचुअल होता है जिसको कहते हैं मधुपर्क। तो इट्स नॉर्मली एक मिक्सचर ऑफ योगर्ट एंड हनी जो कि ब्राइड के तरफ से ग्रूम को खिलाया जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जानना है, मतलब प्राचीन भारत में तो ये जो मधुपर्कम है इस ये सबसे रेयरेस्ट ऑनर करने के लिए किया जाता था। अगर घर में कोई रेगुलर गेस्ट आते हैं उनको आप किसी भी तरह ट्रीट करते हैं, पर ये जो मधुपर्क है मिक्सचर ऑफ योगर्ट एंड हनी ऑलवेज यूज टू प्रिजर्व फॉर दैट पर्सन हु इज डिस्टिंग्विश्ड है या बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो जब कोई फैमिली किसी को मधुपर्क ऑफर करता है आते ही, इट मीन्स वो समझ जाता है कि मुझे ये सबसे बड़ा ऑनर अपने घर के दे रहे हैं। जो वेडिंग सेरेमनी है उसमें ग्रूम जो है मोस्टली, सब जगह नहीं पर मोस्टली ग्रूम जो है वो आता है फैमिली के साथ। जैसे लास्ट टाइम आपने जाना जो लड़की वाले हैं वो एक इनविटेशन लेटर भेजते 4-5 दिन पहले संस्कृत में कि आप अपनी फैमिली रिलेटिव के साथ आए। तो उस दिन वो एक तरह के उनके सबसे बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है। कौन? जो ग्रूम है। अब पता है ग्रूम को क्या बोला जाता है? वह दूल्हा तो उर्दू टाइप की शब्द है, वर कहा जाता है। वर वर का लिटरेरी मीनिंग होता है हु इज ऑलरेडी चूजन, जिसको चुना गया है ना। और चुना उसी को जाता है हु इज द बेस्ट। तो लड़की ने या लड़की के घर वालों ने जिसको चुना है इसको वर कहते हैं। उस वर की रिसेप्शन, जो फॉर्मल रिसेप्शन है, वो मधुपर्क से होता है। जब कन्यादान होता है, ये तो सब जानते हैं, कन्यादान अपनी माँ बाप लड़के के हाथ में हाथ रख करके, मतलब एक तरह के दैट द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी। पर वहां एक इंटरेस्टिंग चीज होता है। तो जो पेरेंट्स हैं एक लड़की के, वो कन्यादान से पहले 3 कंडीशन रखता है। धर्मे च, अर्थे च, कामे च नाति चरितव्या त्वयेयम। पहले तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि धर्म पालन में, अर्थात जो भी तुम पुण्य से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एक्टिविटी और मेरिटर वैल्यूज से रिलेटेड एक्टिविटी करोगे, यू विल नेवर ट्रांसग्रेस आवर डॉटर। द फर्स्ट थिंग, काम, जो भी तुम्हारे सेंसुअल प्लेजर है तुम एंजॉय करोगे, यू विल बी ऑलवेज विथ योर वाइफ और आवर डॉटर, वहां भी आप इसको ट्रांसग्रेस नहीं करोगे। और अर्थ, वेल्थ, जब भी तुम पैसा कमाओगे या खर्च करोगे, आवर डॉटर शुड बी ऑलवेज द शेयर होल्डर ऑफ दैट। इफ यू प्रॉमिस इट देन ओनली वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स दैट। तो फिर वो वर बोलता है नाति चरामी, यस आई विल नॉट ट्रांसग्रेस हर। तो फिर वो लड़की के माँ बाप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते, 3 बार बुलवाते हैं और 3 बार वर को बोलना पड़ता है कि नाति चरामी, आई प्रॉमिस आई विल नेवर ट्रांसग्रेस योर डॉटर एज माई वाइफ इन एनी टाइप ऑफ थिंग्स आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। एक रिचुअल होता है शिलारोहण। वो कहीं कहीं अश्मारोहण कहते हैं। शिला मीन स्टोन, है ना, पत्थर को कहते हैं। तो जो वधु है, वधु मीन्स दुल्हन या ब्राइड, तो उसको उसके जो होने वाले वर, अभी पति नहीं बने, अभी वर हैं, वेडिंग सेरेमनी चल रही है, और उसका अपना सिबलिंग, कोई भी भाई या बहन, तो वो दोनों उसको हेल्प करते हैं, उसके पैर को एक स्टोन पर रखते हैं। आप पिक्चर में भी देख पाते होंगे। इसको कहते हैं स्टेपिंग ए स्टोन। और उसमें जो मंत्र पढ़ा जाता है, और उस मंत्र में, और मंत्र जो पढ़ा जाता है उसके अर्थ ही समझ पाएंगे कि रिचुअल की क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली इन जनरल कि लड़की ब्याह करके अपनी जो न्यूली मैरिड हस्बैंड है
उसके साथ उनके घर जाती है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों जॉब करते हैं, वो तो वैसे ही 12th के बाद ही अलग रहने, बच्चे लड़के लड़कियां रहने लग जाते हैं, तो उसकी तो जो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। पर अब भारत में जाएंगे जहाँ अभी भी अलग घर लेना मुश्किल है, सबको एक ही घर में रहना होता है, तो लड़की भी लड़के के साथ अपने इन लॉज के घर में जाता है। अब पहले तो उसके साथ उसके सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, माँ बाप थे, उसकी अपनी सर्कल था। नाउ शी इज गोइंग टू ज्वाइन अनदर फैमिली। और लाइफ तो, है ना, हमारे यहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है झूठ मूठ के, क्या, राजकुमार आएगा घोड़े पर चढ़ के और तुझे सारी सुख देगा। अब पता नहीं बाद में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, है ना। तो अब वो लड़का हो लड़की हो, दोनों तो ख्वाब देखते हैं। वो कहते हैं ना, वो दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, तो जो नहीं खाया वो भी पछताया। तो शादी वाले आपको जोक सुनाते हुए मिलेंगे कि शादी करना कितना फंस गए, फिर इनको कहो फिर तोड़ दो, अब तोड़ने को तैयार नहीं है ना। नहीं तो चलो, इससे बेटर है कि खाकर ही पछताया जाए, है ना। कौन सी अच्छी चीज है। तो लाइफ जो होता है वो तो उस तरह का नहीं कि घोड़े के ऊपर आप घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं 24/7, आप हनीमून पीरियड में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, गुड एंड बैड। कभी कभी एक दूसरे से भी लड़ाइयाँ होती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, कोई सोशल आता है, कभी फिजिकल इलनेस होता है, और 50 तरह की चीजें हैं। और ऐसा, तो ऐसे सिचुएशन में तो ये पत्थर के ऊपर जो पैर रखती हैं, उसको उसकी जो ग्रूम है वो उसको एडवाइस करता है, बी स्ट्रांग लाइक ए रॉक। ये जो पत्थर पर पैर रख रहे हो, ये तुम्हें रिमाइंड करने के लिए कि ऑलवेज रिमेम्बर यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ लाइक ए रॉक। क्यों? क्योंकि लाइफ में जब भी कोई एडवर्सिटी आए, कैलामिटीज आए, हो सकता है उस समय तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तुम्हारे फैमिली वाले ना हो, but you need to be strong enough to face the problems, adversities. Don't give up. तो पत्थर के तरह स्ट्रांग बनो, ये मैसेज देने के लिए अश्मारोहण की रिचुअल होता है। इसी तरह जिसको हिंदी में नॉर्मली आप फेरा कहते हैं, मंगल फेरा, उसको प्रदक्षिणा या परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा तो समझते हैं हिंदी में, जो चारों तरफ चक्कर काटते हैं। वैसे जो प्रदक्षिणा या परिक्रमा रिचुअल है, फेरा, आजकल सिर्फ दो ही जगह होता है, या तो वेडिंग सेरेमनी में, या मंदिर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके चक्कर लगाते हैं, कहीं जाते हैं। पर अगर हम आप अपने एंशिएंट लिटरेचर देखें, कोई भी हिंदू धर्म के लिटरेचर, उसमें जो भी हमारे से कोई बड़ा है, रेस्पेक्टेबल है, जब उससे मिलते हैं फर्स्ट टाइम या उससे विदा लेकर जाते हैं, तो नमस्ते के साथ उसको एक चक्कर लगा के जाने की हमारी ये ट्रेडिशन था, सर्कुमएम्बुलेशन, जस्ट टू शो द रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन जाने से पहले। सो कहिए, या ये इंडियन वे ऑफ सेइंग बाय बाय, हाय 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 एक्सेट्रा। तो दोनों पति पत्नी जब अग्नि के आग के चारों तरफ एक सर्कल करते हैं, और सर्कल चार ही होता है ना, ये चार ही फेरे होते हैं, चार ही प्रदक्षिणा या परिक्रमा होता है। तो कहाँ से 7 फेरे की प्रॉब्लम आई वो बाद में बताएंगे। आज भी 90% जो हिंदू हैं वो 4 फेरे ही लेते हैं। कुछ मूवीज और कुछ मूर्ख पंडितों की न जानने के कारण, और ब्लाइंड फॉलो के कारण, और मूवीज और सीरियल्स में किसी पंडित को, मूर्ख पंडित को पूछ लिया एक बार तो उसने 7 बता दी, तब से हर मूवी में, सीरियल में 7 हो जाता है। तो वो मूवी स्टाइल जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है उसमें 7 फेरे होते हैं। आप किसी भी लिटरेचर में, आपके कर्मकांड के लिटरेचर में कहीं भी आपको 7 फेरे का रेफरेंस नहीं है। तो जो लोग 7 फेरे के लिए मर मिटते हैं, है ना, अभी 7 फेरे ही होगा। आपकी कोर्ट में भी 7 फेरे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप हिंदू कोड ऑफ लॉ में जाते हैं, वहां सप्तपदी होती है। सप्तपदी क्या है हम नेक्स्ट अगला समझेंगे।
सप्तपदी मतलब 7 स्टेप्स। सो वो कंफ्यूजन के कारण, आपको पता है हिंदुओं में 99.99 पंडित जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं, अपने सब्जेक्ट में रटी रटाई बातें कर लेते हैं, और जो उनको कराने वाले यजमान है वो वैसे पढ़े लिखे होंगे रिलीजन के मामले में, वो उससे ज्यादा मूर्ख होते हैं। तो मूर्ख मूर्ख मौसेरा भाई, तो जो चल पड़ता है वो चल पड़ता है, कोई बोलने वाला नहीं। फिर अगर कोई उनको सही बात बताए, फिर वो फेक करेंसी जो ज्यादा चल पड़ती है, तो रियल करेंसी की बात करना भी मूर्खता हो जाती है। तो जो मंगल फेरा है, और ये पति और पत्नी साथ साथ लेते हैं इस एस्पिरेशन के साथ कि हमारे लाइफ में जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मतलब गोल हो सकते हैं, उनको हमारे शास्त्रों में 4 तरह से डिवाइड किया। उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, मीन्स 4 फोल्ड ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस। उसको कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष। धर्म आप समझते हैं राइटस थिंग, जो सोशली, फैमिली, कल्चरली, नेचुरली जो चीजें सस्टेनेबल हो, जैसा बिहेवियर, उसको धर्म कहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसा कर्म करूं। अर्थ, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। काम, फिजिकल एंड सेंसुअल प्लेजर, जिसका जो विवाह का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे, है ना, फिजिकल नीड को फुलफिल करना। और फोर्थ होता है मोक्ष, अर्थात लिबरेशन, सुख या दुख से, दुख से छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। तो दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग है, सब जो भी हम करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्तेदार बनाते हैं, फैमिली है, स्टोर जाते हैं, मूवी देख, कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग आज ए ह्यूमन बींग इज डूइंग, गुड और बैड, उसकी पर्पस में इन चारों में से कोई एक होता है। तो पति और पत्नी दोनों मैरिज की सेरेमनी के समय प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों मिलके ये चारों को चारों अचीव करेंगे। तो एवरी सर्क्यूमएम्बुलेशन इज फॉर वन गोल ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये सब कुछ हम साथ साथ करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे प्रदक्षिणा। ये जरूर है, ये प्रदक्षिणा या जो फेरा की जो बेसिक मैसेज है कि अभी तक तो तुम, शादी कब होती है आपकी? जब स्टूडेंट लाइफ पूरा हो जाता है, आप जॉब करने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो फिर घर गृहस्थी या आप हाउस होल्डर लाइफ में एंटर करते हैं। अभी तक तो आप अकेले थे, आपकी लाइफ इंडिविजुअली सिंगल है, ठीक है, आप बस दूसरों के साथ रहते हैं, पर आप जो लाइफ जर्निंग है वो सिंगल था। और जब आप रिटायर्ड लाइफ वानप्रस्थ जाएंगे तो भी अगेन सिंगल हो जाएगा। ये जो मैरिज सेरेमनी के थ्रू हम एक पार्टनर लाते हैं, जैसे कि पिछले बार आप सुन रहे थे, व्यक्ति अपने आप में अधूरा होता है, हाफ होता है। ईश्वर ने बनाया है कि हर लाइफ को हाफ अधूरा बना के, और उसकी जो बाकी हाफ है वो उसकी अपोजिट जेंडर को मिलने से ही होता है। तो हर व्यक्ति बाय डिफॉल्ट आधा है, पुरुष हो या स्त्री हो, और अपने से ठीक अपोजिट जेंडर को जब वो पाता है तो उसकी पूर्णता होती है, मेल एंड फीमेल जिसको आप कहते हैं। तो दोनों मैरिज के बाद जो हमारी स्पाउस दूसरे स्पाउस के साथ जो उसकी एटीट्यूड रहे, वो कैसा रहे? हाफ ऑफ माई एग्जिस्टेंस। जैसे मेरे हाफ को, मेरे शरीर की पैर हो, नाक हो, हाथ हो, कान हो, इनमें कहीं भी प्रॉब्लम में होने नहीं देना चाहता हूं। मैं अपनी फिंगर में भी पेन होना नहीं देखता हूं, पैर में भी दर्द नहीं देख सकता, सर में भी नहीं देख सकता, कहीं भी हो मुझे ही फील होता है। तो वंस वी आर मैरिड, जो पति पत्नी है, तो फिर दोनों के सुख में सुख, दोनों के दुख में दुख, दोनों की प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, दोनों की अच्छाई में अच्छा है। सो वो होल जो होता है, जो पूर्णता, ये दोनों के मिलने से आता है। इसके बाद फिर मैं और तुम नहीं रहता है। जैसे कि जब वो इसी वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग सेरेमनी में एक मंत्र आता है, ये नॉर्मली कन्यादान के बाद आ जाता है, तो वो कहते हैं समंजन्तु विश्वदेवा समापुर हृदयानि न। पति पत्नी दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ये मंत्र रिपीट करते हैं। और इसका मीनिंग पता है कि हम दोनों जितने भी
यहाँ बैठे हुए ऑडियंस हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और जो परमात्मा है, हम चाहते हैं कि हमारी इस यूनिटी को ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, और हम दोनों की जो यूनिटी हो वो कैसा हो? आप आप कहते हैं पानी, पानी की तरह। अब पानी की एग्जाम्पल क्या है कि आप दोनों जगह से पानी लाइए, दोनों सोर्स से। अब इंडिया की किसी रिवर से लाइए, अमेरिका की किसी नदी से लाइए, और कहीं मिला दीजिए। मिलाने के बाद देयर इज नो वे टू डिस्क्रिमिनेट कि कौन सा पानी गंगा का है, कौन सा कैस्पियन का है, कौन सा किसी दूसरे रिवर का है, पता नहीं चलेगा। पानी जब तक अलग है तो अलग है, जब मिल जाते हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। पर यह ध्यान रखिए, हर पानी की अपनी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हर पानी की अपनी एक्सपीरियंस है, अपनी फैमिली है, अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपनी ज्योग्राफी है। हर पानी अलग अलग जगह से आता है, कोई पहाड़ों से होकर आता है, कोई कोई शहरों से होकर जाता है ना। पर जब पानी एक साथ मिल जाते हैं, सो देयर इज नो वे टू डिफरेंशिएट इट। हम और हम मतलब पति और पत्नी जो बनने जा रहे हैं, हमारी यूनिटी उस पानी की तरह हो, जो हम दोनों एक दूसरे तो अलग हैं ही, जेंडर अलग है, फैमिली अलग है, ट्रेनिंग अलग है, एजुकेशन अलग है, कल्चर अलग है, एटीट्यूड अलग है, दुनिया को देखने की तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। और ध्यान रखिए, मिलना भी नहीं चाहिए, मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, अलग होना ही जरूरी है, तभी यूनिटी आती है। इसके बावजूद जब हम मिलेंगे तो वो हमारी एक एक होलनेस पैदा होगा, पूर्णता पैदा होगा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तुम अधूरा। अब इसके बाद मैं और तुम नहीं, हम होंगे। इसके बाद मेरा और तुम्हारा नहीं, सब हमारा होगा। अब ये नहीं कि तुम्हारी मम्मी आए तो खीर पूरी बने, मेरी मम्मी आए तो मुंह सुखा के लेट जाओ। अब तुम्हारी मम्मी भी मेरी मम्मी, मेरी मम्मी भी तुम्हारी मम्मी। अब हर एक की पेरेंट्स सबकी है, हर एक की फैमिली सबकी है। अब यहाँ कोई मेरा और तुम्हारा नहीं है। यही चीजें हम सेरेमनी में बता नहीं पाते हैं तो आगे कॉन्फ्लिक्ट होता है। सबसे बढ़िया दुनिया का वेडिंग सेरेमनी हिंदुओं की होती है, क्योंकि इतने ज्यादा साइकोलॉजिकल और रिलेशनशिप की काउंसलिंग उसी मंत्र में ही होता है। पर क्यों हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो शादी के पता नहीं चलता है, तो शादी के 7-8 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है सास ससुर का खेल, ननद देवर और साली साले के खेल शुरू हो जाए। क्यों? हमें किसी ने बताया नहीं कि शादी के बाद आप एक हो, सब आपकी एक ही है। अगला जो है ये जानना जरूरी है, सप्तपदी, जहां से ये कंफ्यूजन आपके बॉलीवुड वालों ने लिया। और मैं सिर्फ बॉलीवुड कह रहा हूं, भारत में तो सिर्फ फिल्म हिंदी में नहीं बनता है ना, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, बहुत मूवीज बनते हैं और सब सुपरहिट होते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हिंदी फिल्म की बीमारी है, क्योंकि हिंदी फिल्म के ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक तरह के इतने ज्यादा लेफ्टिस्ट माइंडसेट में होते हैं, उनको अपने कल्चर फल्चर के बारे में लेस नॉलेज है। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो सप्तपदी का कंफ्यूजन होता है फेरा में। सप्तपदी क्या होता है? सप्त कहते हैं 7, पद कहते हैं स्टेप, है ना, टेकिंग 7 स्टेप्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिचुअल है, और इस रिचुअल का दूसरा नाम होता है मैत्री पदम, अर्थात फ्रेंडशिप। तो ऐसा माना जाता है कि दो स्ट्रेंजर्स, पहले पद समझते हैं, पदम मतलब स्टेप, पदम मतलब वर्ड भी होता है। दो स्ट्रेंजर्स जब मिलते हैं, साथ में कुछ स्टेप साथ चलते हैं या कुछ बातें शेयर करते हैं, तो दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ए रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, है ना। नहीं तो सबका नंबर क्यों है? वो तो 100 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। कोई ना कोई एक नंबर तो आपको चूज करना है। कोई भी नंबर रखेंगे आप तब भी पूछेंगे व्हाई इट इज 8, 12, 18, 20, मतलब 7 को लिया गया कि अगर ये यहां से आगे आप दोनों जब चलोगे, ये जो 7 स्टेप्स आप ले रहे हो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर फ्रेंडली लाइफ। अब आप एक दूसरे को फ्रेंड मानो, यही समझना बहुत जरूरी था, जो हमें किसी ने समझाया नहीं।
वो वेस्टर्न हो ईस्टर्न हो, मैरिज के बाद हमारी हमारी एडजेक्टिव बदल जाते हैं। हम हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी की तरह एक दूसरे को देखते हैं। वही लड़का लड़की कल तक जो अपने आप को फ्रेंड समझते थे एक दूसरे को, शादी के बाद ऐसा लगता है मानो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं कि भाई तुम बॉस हो, मैं इंजीनियर हूँ, ये डॉक्टर है, ये क्लर्क है, पोस्ट बांट दिया गया है। तुम अकाउंटेंट हो, तुम वाइस प्रेसिडेंट हो। मानो पति पत्नी ने अपनी एक तरह के प्रोफेशनल डिग्री ले ली है, मैं पति तो पत्नी। और वहां से शुरू क्या होता है? एक्सपेक्टेशन, है ना? एज ए हस्बैंड तो यू हैव टू ट्रीट मी एज ए हस्बैंड। तो पत्नी भी सोचती है तुम्हें भी मुझे पत्नी की तरह ट्रीट करना है। तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, जब मुझे चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए, नहीं तो किस बात का पति। पति को भी लगता है कि भाई पति हूं तो मेरी सेवा करना, सो एंड सो करना, इट्स योर धर्म। तो नहीं तो फिर किस बात की पत्नी। ये जो अननेसेसरीली एक एक्सट्रीम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थोपने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो रिलेशनशिप बोझिला हो जाता है, हेवी हो जाता है। कोई जाने अनजाने में एक जना डोमिनेट करने लग जाता है, कहीं पति या पत्नी डोमिनेट करने लग जाते हैं। रिलेशनशिप में जो फॉर्मेलिटी आती है, फिर वो फॉर्मेलिटी रिलेशनशिप में वो मिठास को खत्म कर देता है। इवन आपकी दोस्ती में भी जो फ्रेंडशिप आप करते हैं आपस में, तो देखिए शुरू शुरू में जब आप नए नए मिलते हैं, आप बड़े फॉर्मली मिलते हैं, आप कैसे हैं, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्रेंडशिप गहरी होती है तो फॉर्मेलिटी खत्म हो सकती है। आप तूता पर भी आ सकते हैं, एक दूसरे को खूब सुना भी सकते हैं, जो बुरा है मुंह पर बोल सकते हैं, है ना? बोलना भी चाहिए। और जो अच्छा है आप मुंह पर बोल सकते हैं। तो ये जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जहां फॉर्मेलिटी नहीं है, यही पति पत्नी के बीच में एक्सपेक्टेड होता है कि तुम इसके बाद जो मैरिड लाइफ है उसको, उसके अंदर जो फ्रेंडशिप की जो एक जो फ्लेवर है उसको मरने नहीं देना, उसको नष्ट करने नहीं देना। अगर उसको रखोगे तो इवन बुढ़ापा तक भी तुम उसको एंजॉय कर सकते हो। कभी कभी बच्चों को भी, बच्चों के सामने भी अपने पति या पत्नी को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। तब बच्चों को भी ये सीख मिलता है कि जब मैं किसी महिला से मिलूं या महिला पुरुष से मिले एज ए लाइफ पार्टनर, तो मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। कभी कभी हम इनोसेंटली बच्चों के कारण अपनी पति या पत्नी को बहुत इग्नोर या बहुत खराब व्यवहार करते हैं। पर आपके धर्मशास्त्र आपको कहते हैं कि पति पत्नी की रिलेशनशिप को कभी भी किसी के सामने कम नहीं आंकना। दोनों को उस फ्रेंड, वो जो फ्रेंडशिप की फ्लेवर है उसको कभी नष्ट होने नहीं देना है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिचुअल आता है, कहीं कहीं उसको ध्रुव दर्शन कहते हैं और कहीं उसको अरुंधति दर्शन कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट मैरिज हो गया है, सप्तपदी जब हो जाती है ना, 7 स्टेप्स, ये यहीं से 7 फेरे की जो प्रॉब्लम पैदा हुआ, सप्तपदी। अच्छा, ये सप्तपदी में होता क्या है पता है? वो ग्रूम एंड ब्राइड दोनों एक ही साथ साइमल्टेनियसली एक एक स्टेप लेते हैं। एक स्टेप लेते हैं, एक मंत्र पढ़ा जाता है, और वो दैट स्टेप इज फॉर सर्टन थिंग। जैसे पहला स्टेप, हम दोनों मिलके अन्न ग्रेन इकट्ठा करेंगे, हम दोनों मिलके लाइफ में वेल्थ इकट्ठा करेंगे, हम दोनों मिलके प्रोजेनी करेंगे। अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ 7 स्टेप्स वो लेते हैं, टुगेदर लेते हैं, साथ में लेते हैं, है ना? आगे पीछे नहीं, यहाँ साथ लेना होता है। आप समझ पाते होंगे साथ का क्या सेंस है, कि दोनों इक्वल पार्टनर है। बिल्कुल जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पति पत्नी की रिश्ता किसी बाइक के 2 व्हील की तरह है। एक छोटा एक बड़ा, एक टेढ़ा और एक गोल नहीं हो सकता। दोनों की नेचर अलग हो सकता है, दोनों का काम अलग हो सकता है, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकता है,
पर दोनों ही उतने ही यूजफुल हैं जैसे एक साइकिल की दो पहिया होते हैं। ये ध्यान देना जरूरी है। ये जो आजकल एक इक्वालिटी की, ये सच है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो हम देखते हैं पिछले 500 1000 साल से, इट्स फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। मोस्टली पति डोमिनेट करते हैं, पत्नियां सप्रेस्ड होते हैं। और कहीं कहीं पत्नी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, पर उनकी अगर आप परसेंटेज निकालें 10 से 15% या 20% होंगे जहां पत्नी डोमिनेट करते हैं, पति सप्रेस्ड होते हैं। फिर यहां से कंसेप्ट आया इक्वालिटी की, भाई दोनों बराबर होना चाहिए। और उस इक्वालिटी को हमने इतना ज्यादा अगली बना दिया है, तो भाई जो भी होगा दोनों का बराबर होगा। बात है कि दोनों को सेम प्रिविलेज मिलना चाहिए, दोनों को सेम रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। और सपोज किसी ना किसी को तो डोमिनेट करना पड़ता है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक देख पढ़ रहा था, तो बड़े अच्छे ऑथर ने लिखा कि सपोज दोनों पति और पत्नी ने प्लान किया कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने। अब पति पत्नी ना होकर दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट जाए। सपोज पति ने चूज किया कि इंडियन चलेंगे, पत्नी ने कहा कि नहीं थाई चलेंगे। एट द एंड कोई एक तो डिसाइडेड होगा ना। अब जिसकी मानी गई वो उस समय डोमिनेट किया, क्या वहां इक्वालिटी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। बात है कि एक ही समय पर कोई एक डोमिनेट कर ही सकता है, उसके अलावा रास्ता है नहीं है। दो जने जब डिसाइड करते हैं, हर एक की अलग अलग ओपिनियन होती है, किसी एक की माननी होती है, किसकी माननी होगी वो डिपेंड करता है उस समय कौन किसको मानता है। पर नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे काम में हो सकता है कि आप दोनों को मन करता है कि हम दोनों आज घूमने चलें। कहाँ घूमने चाहे, हो सकता है आज पत्नी की बातें ज्यादा समझ में आए। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी एक फॉर्मल रिलेशनशिप फॉर्मेलिटी है, जो पति पत्नी या घर में केवल पति पत्नी नहीं, माँ बाप बच्चे पति पत्नी भाई बहन में, जब आप एक फैमिली चलाते हैं तो किसी ना किसी को तो बात रहेगी, किसी की कटेगी। जिसकी कटेगी वो सप्रेश नहीं है, अगले दिन उसकी भी चलेगी। बस है कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए बड़े दिल रखना होता है। दैट्स हाउ सोसाइटी रन करता है। जब एक ही आदमी हमेशा उसकी चले, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन है, फिर ये इनइक्वालिटी है, फिर ये डोमिनेशन है, फिर ये सप्रेश करना होता है। जब हमेशा एक की ही चले, जब दोनों बोले कभी मेरी कभी तेरी, कभी तेरी कभी मेरी, तब जाकर के दुनिया चलती है। सो इसीलिए ये जो इक्वालिटी की एक्सट्रीम साइड और इनइक्वालिटी की एक्सट्रीम साइड दोनों ही इम्प्रैक्टिकल है ना। ये हो ही नहीं सकता है कि मैं 2 रोटी खाऊं तो तुम भी 2 रोटी खाओगे, मेरा चावल खाने को मन है तुम्हारे रोटी खाने को मन है, दोनों अलग अलग खाएंगे। तो इक्वालिटी कहां रही फिर? यहां नहीं रही। तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, कैसी भी सिचुएशन हो रेस्पेक्ट करना, और जो डिसीजन हो वो एक दूसरे मिलके लेना। आज मेरी कल तेरी, जैसे पिछली बार हम सुन रहे थे, एक साथ 2 सूरज हो नहीं सकते, एक साथ 2 चांद रह नहीं सकते। जब सूरज का टाइम हो चांद थोड़ा छुप जाए, जब चांद का टाइम हो तो सूरज छुप जाए, तभी दुनिया चलती है, दिन और रात। जब पति की चले तो पत्नी उस समय मान ले, कि जब पत्नी की चले तो पति मान ले। दोनों की चल ही नहीं सकती। आप ये नहीं कहोगे आज हम इंडियन और थाई दोनों ही खाएंगे। अब ये कोई इक्वालिटी है? ये तो रोबोटिक इक्वालिटी है। 2 रोबोट एक जैसे हो सकते हैं, 2 इंसान नहीं। तो इसीलिए ये ये जो सप्तपदी है कि हम साथ साथ इक्वली लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जो हम बात कर रहे थे अरुंधति दर्शन की या ध्रुव दर्शन, तो अंग्रेजी में आप पोल स्टार कहते हैं या ट्विन स्टार कहते हैं।
तो क्या है कि हिंदी में उसको ध्रुव तारा कहते हैं। तो आप जब भी रात को, तो आप नॉर्थ की तरह देखेंगे, मोस्ट ऑफ स्टार्स तो दे चेंज देयर मूवमेंट, है ना, दे चेंज देयर प्लेस। पर वो एक तारा है जो बड़ी सी है, वो हमेशा एक ही जगह पर दिखता है। इसलिए अंग्रेजी में उसको नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहते हैं, हम इसको ध्रुव कहते हैं। और उसी तारा के साथ और एक तारा है, उसको अरुंधति, मतलब मेल और फीमेल के रूप में देखते हैं, है ना। तो वो रिचुअल है सप्तपदी के बाद। ध्यान रखिए, सप्तपदी के बाद फॉर्मली जो ग्रूम एंड ब्राइड हस्बैंड एंड वाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं सप्तपदी से। उसके बाद जो अरुंधति दर्शन है, वो जो पति है, अभी न्यूली मैरिड पति है, वो उसको दिखाता है। अगर दिन में मैरिज है तो रात को दिखाते हैं। तो वो क्या दिखाता है, देखो आप देख रहे हो, पत्नी को दिखाता है, ये ध्रुव तारा है। कहता है हाँ मैं देख रही हूँ। बोले जैसे ध्रुव, ध्रुव की लिटरेरी मीनिंग होता है जिस जो फार्म हो, जो स्टडी हो, जो स्थिर हो, जो अपने जगह से नहीं हिलता है। तो जैसे ध्रुव अपने जगह पर फार्म में स्टडी है, इस तरह तुम जो मेरी अभी न्यूली मैरिड वाइफ हो, मेरे लाइफ में हमेशा के लिए इसी तरह फार्म स्टडी रहना। फिर बताता है देखो दूसरी तारा देख रहे हो, बोले हाँ। बोले उसका नाम है अरुंधति। जैसे अरुंधति और वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि हैं, ये दोनों पति पत्नी जैसे हमेशा एक दूसरे के लिए साथ थे, और जैसे ये अरुंधति स्टार हमेशा ध्रुव तारा के साथ रहता है, इसी तरह तुम भी हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तो फिर पत्नी एक्सेप्ट करती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी ड्रामाटाइज्ड है ये, पर इट्स ए वेरी गुड रिचुअल। एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताना है। पाणी ग्रहण के बाद एक रिचुअल होता है जिसको कहते हैं यशोगान। यश समझते हैं, फेम। गान मतलब सिंगिंग ऑफ फेम। किसकी? स्त्री यशोगान, सिंगिंग ऑफ द फेम ऑफ ए लेडी। अरे कौन ये मंत्र बोलता है, किसके मुंह से बुलवाया जाता है? जो ग्रूम है उसके मुंह से। सरस्वती प्रेदमिव सुभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रत यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमम यश। ये लास्ट लाइन देखिए, स्त्रीणाम उत्तमम यश। उन स्त्रियों का जो ग्रेट यश है, फेम है, मैं उसको गाऊंगा और जिंदगी भर गाऊंगा। क्या यश है? इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो स्त्रियों का जो कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है ये जो यूनिवर्स है वो किससे बनी है? प्रकृति, प्राइमोडियल मैटर। इसको संस्कृत में प्रकृति कहते हैं, फेमिनिन वर्ड है। और उसकी एफिशिएंट कॉज कौन है? परमात्मा, जिसके लिए शब्द आता है पुरुष, एक मैस्कुलिन वर्ड है। कंपेयर करिए। तो ये जो यूनिवर्स जब से बनी है वो उस फेमिनिन एनर्जी से के कारण ही बनी है। ये जो यूनिवर्स में जो कुछ भी मूवमेंट है वो उस फेमिनिन एनर्जी पावर के कारण ही होता है। ये जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े या मनुष्यों की जो फैमिली है, इट इज द फेमिनिन, जो जो फीमेल है जो उनको कैरी करती है, जिनको संभालती है। मैं जो यहाँ विवाह करने आया हूं किसी महिला से, मैं ये प्रॉमिस करता हूं जीवन भर, सिर्फ अपनी पत्नी का नहीं, मेरी माँ बहन पति जो भी लेडी है उनका यशोगान, उनकी जो कीर्ति है, यश है, उसका मैं गाता रहूंगा। ये तो हर वो लड़के को वैसे ही रटवाना चाहिए, भारत की कोई लड़के हो, क्योंकि इतने ज्यादा हम महिलाओं के साथ खराब व्यवहार करते हैं, समटाइम अननोइंगली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, इंक्लूडिंग माँ और बहनों के साथ, है ना। तो कभी कभी हम मतलब माँ को प्यार जताने के नाम पर भी कैसे हम ट्रेडिशनली अब्यूज करते हैं, है ना। तो 50-60 साल का बेटा आता है, माँ के पास जाऊंगा, माँ का हाथ का बना हुआ खाऊंगा। माँ कितने साल की है? 70-80 साल की। ये कौन सा प्यार है जिसमें माँ को 3 घंटे काम करना पड़ रहा है?
पर वी आर हैप्पी विद दैट। हमें कोई बताने को नहीं है कि भाई ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। उल्टा जाके खुद बना के खिलाओ। आज मैं अपनी माँ को बना के खिलाऊंगा, तब तो प्यार झलके। माँ बनाए तुम्हारे लिए, और क्या ना मेरा तुमसे प्यार है, फिर तो माँ का तुमसे प्यार है ना। तेरा कैसे प्यार हुआ माँ से? तू तो उसको काम में लगा रहा है। 70 साल 80 साल की लेडी को जो काम में लगाता है वो प्यार थोड़ा ही होता है। तो हम प्यार को, डेफिनेशन को ट्रेडिशनली बिल्कुल उल्टा ही कर डाले। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी क्या करेंगे मैं डिसाइड करता हूं। वैसे मैं माँ को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। रिस्पेक्ट विदाउट एम्पावरमेंट इज हिपोक्रेसी। रिमेंबर, रिस्पेक्ट विदाउट एम्पावरमेंट इज हिपोक्रेसी। माए बहनों को एम्पावरमेंट नहीं हो तो फिर वो रिस्पेक्ट यूजलेस है। ये सिर्फ मुंह में बोलना, जैसे बाजार में जाते हैं किसी को भी बोल देते हो आई लव यू, उसका कोई सेंस नहीं है। इसीलिए ये मंत्र बहुत जरूरी है कि हमें वो याद रहे कि जो दूसरी जेंडर के लोग हैं वो हमारे तरह ही, उनको रिस्पेक्ट की जरूरत है, एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट। इसीलिए मनुष्य, ये जो मैं बोला ये आपको लगा होगा ये कोई मॉडर्न स्टेटमेंट के रूप में मैंने बोला, नहीं। मैं शास्त्रों को कोट करता हूं, मनुस्मृति को कोट कर रहा हूं। 356, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जिस घर में जो लेडीज हैं, वुमेन है, उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट होता हो, सुपरफिशियली नहीं, रियल रिस्पेक्ट होता हो, उस घर में देवता रहते हैं। जिस घर में लेडी को, लेडी मतलब जरूरी नहीं आपकी वाइफ हो। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, हम लेडी के चक्कर में वाइफ में ही चिपक गए और माँ को छोड़ दिया, या माँ में ही चिपक गए, पत्नी के साथ बदतमीजी करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, कोई समझाने वाला नहीं है कि मैं क्या करूं। जिस घर में कोई भी महिला, बच्ची हो बड़ी हो महिला, अगर उसकी पूजा रेस्पेक्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ शी इज ए लेडी, और उसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता जैसा एक पुरुष को मिलता है, उसमें कुछ भी आप पूजा पाठ धर्म हवन कीर्तन कुछ भी कर लीजिए, सब निष्फल है, सब बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं निकालना, मैं मनुस्मृति को कोट कर रहा हूं। 3.56, तीसरे चैप्टर 56 श्लोक। शोचंती जामयो यत्र विनश्यति आशु तत्कुलम। जिस घर में जामी मतलब स्त्री को कहते हैं, वाइफ को, जिस घर में स्त्रियां दुखी रहती हैं अंदर से, ऊपर से तो जो भी करें दुखी रहती हैं अंदर से, उस घर में आप कुछ भी कर लो, कभी किसी को शांति मिल ही नहीं सकती है। इसीलिए मनुस्मृति रिकमेंड करता है पुरुषों के लिए कि उल्टा आप स्त्रियां, क्योंकि आपके बच्चों को पैदा करती हैं, पालती हैं, और तुम्हारे से हमेशा कुछ ना कुछ आगे करती हैं, क्योंकि बच्चों को पैदा करना पालना एक बहुत सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी है। पति पत्नी एक दूसरे की केयर करें, पर पति की ज्यादा ड्यूटी है। क्या कहता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति कहता है, तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादना शनैः भूति कामैर नरैर नित्यम सत्कारेषु उत्सवेषु च। बीच बीच में उनको गिफ्ट देते रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए। जो फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, स्पेशल ओकेजन है, उनको कुछ ऑर्नामेंट वगैरह गिफ्ट दो, आज आपकी बजेगी घर जाएंगे कुछ ऑर्नामेंट वगैरह गिफ्ट में दो, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं मनुस्मृति 3rd चैप्टर 59 श्लोक कोट कर रहा हूं मैं। अगर आप खुशी चाहते हैं लाइफ में, पत्नी को एक्स्ट्रा प्यार दो स्पेशल ओकेजन पर। बात समझ में आई? तो आप समझ सकते हैं हमारी जो विवाह संस्कार है और उसके पीछे की जो इंटेंशन है, और जिस तरह हम शादी करते हैं, शादी के बाद अपनी लेडीज के साथ बिहेव करते हैं, दोनों में कितना अंतर होता है।
एक दो चीजें और कंक्लूड करेंगे। आपका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद आपकी सर्टेन ड्यूटीज होती है, और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जैसे ही आप मैरिड आप हो गए, आपकी 5 ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज आपको करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी मतलब ऐसा काम जो आपको करना ही करना है और डेली करना है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं पंच महायज्ञ, इसको गृहस्थ धर्म कहते हैं। ये स्टूडेंट को करने की जरूरत नहीं, रिटायर्ड वानप्रस्थी को जरूरत नहीं, सन्यासी को नहीं, केवल गृहस्थी के लिए ये 5 ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ही और शी हैज टू डू इट एवरी डे डेली। उसको पंच महायज्ञ तो आप करते हैं, इनको महायज्ञ कहा, ग्रेट यज्ञ। क्या है? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अब रोज पति पत्नी सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करो। प्राचीन काल में संध्या करते थे, चलो प्रार्थना करो, और रोज कुछ ना कुछ ऐसे बुक्स पढ़ो जिसमें अपने आप को समझने में, अपने आप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो। ऐसे शास्त्र, गीता उपनिषद आदि, इनको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में 2 चीज होती है, ईश्वर भक्ति और सत्शास्त्राणाम अध्ययन। ऐसे टेक्स्ट या ऐसे लिटरेचर को रोज कुछ कुछ पढ़ना जिससे आप अपने आप को पहचानने में, अपने आप को आइडेंटिफाई करने में आपको आसान हो, मैं कौन हूं। दूसरा है देव यज्ञ, अग्निहोत्र। रोज सुबह शाम अगर आप करते हैं, 5 से 6 मिनट की होती है हवन, हवन अग्निहोत्र को कहते हैं देव यज्ञ। तीसरा होता है पितृयज्ञ, अपनी पिता और माता जो पेरेंट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना और उनके साथ टाइम बिताना। ये 3, कोई भी यज्ञ में 3 चीजें होती हैं, पूजा, रेस्पेक्ट, दान, गिविंग समथिंग, देना, और संगति करना, साथ में रहना। तो माँ बाप की यज्ञ कैसे होगा? माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना, माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना जरूरत पड़े तो, और माँ बाप की रेस्पेक्ट करना, ये पितृयज्ञ है। जो भी दुनिया में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि हैं, उनको उनका टेक केयर करना, ये एक्सेप्ट करना कि वो भी इस दुनिया में उनकी भी कंट्रीब्यूशन है मेरे सरवाइव करने के लिए। तो प्लांट्स हो, ट्रीज हो, वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, जो भी आपके आसपास हैं उनको टेक केयर करना विथ रेस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड भूत यज्ञ। भूत यज्ञ। लास्ट है अतिथि यज्ञ। अतिथि कहते हैं ह्यूमन बीइंग की, जो 2 तरह के अतिथि होते हैं। अतिथि मतलब गेस्ट नहीं है संस्कृत में, है ना। तो पहला है कि जो लोग नीडी हैं, गरीब हैं, जिनकी जरूरत है, उनको देना, कुछ हेल्प करना किसी भी तरीके से, ये 1 पार्ट है। दूसरी पार्ट होती है जो संसार में स्कॉलर्स हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, उनको भी सपोर्ट करना रिस्पेक्टफुली। ये दोनों को मिला के अतिथि यज्ञ। इन ए नटसेल आप कह सकते हैं हॉस्पिटलिटी टू स्पिरिचुअल एंड लर्नर्ड पीपुल एंड फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज। ये 5 चीजें एक गृहस्थी को, मैरिड पर्सन को रोज करने की जरूरत है। ऐसा विवाह संस्कार के बाद उनको बताया जाता है। तो आज हमने कुछ विवाह संस्कार के जो रिचुअल्स है उनके बारे में बताया। अगर आप लोग मैरिड हो या मैरिज करने जा रहे हो, अगले बार जरूर आना, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे ये सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी कपल्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।